What's up everyone? Welcome back to the channel, guys. आज हम कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3. दिस इज आवर 100 डेज कॉमर्स प्रो सीरीज और आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, खत्म भी कर देंगे और स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर और हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो जाओ जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ. बहुत ही आसान, मुश्किल से 15-20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर कवर और आपका सिलेबस बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. तो गाइज इस चैप्टर का नाम क्या है? सेंसस एंड सैंपल मेथड. सर सेंसस और सैंपल की तो आपने काफी सारी चर्चा कर ली. बिल्कुल, मैं ये चैप्टर तुम लोगों को ऑलरेडी शुरू के 2 चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ. अब देखो यार, मेरी टेक्निक ऐसी ही है, मैं रिलेट करके चलता हूँ, चीज़ें बच्चों को समझा के चलता हूँ. मैं इस चीज़ का वेट नहीं करता कि वो चीज़ आगे फ्रंट में आएगा तो मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँगा. हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आगे लेके जाने पड़ते हैं, बट जब कोई चीज़ किसी चीज़ से लिंक्ड है तो पहले ही पढ़ाना सही है. तो क्या है इसके अंदर बच्चों? सबसे पहले हमारे पास एक इंट्रोडक्शन आ रहा है. इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि 2000 स्टूडेंट्स हैं एक कॉलेज में और इन्वेस्टिगेटर को डेटा कलेक्ट करना है उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में. अब उसके पास 2 तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि वो पूरे के पूरे 2000 स्टूडेंट से जाके 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करे, 1-on-1 पूछे. एक तरीका तो ये है कि 2000 के 2000 से कंप्लीट डेटा कलेक्ट करना. दूसरा तरीका क्या है? ही कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स. कुछ स्टूडेंट से वो कलेक्ट करे डेटा, सपोज 200 से कलेक्ट कर लिया और वो 200 रिप्रेजेंट करे उन 2000 को, है ना. तो स्टैटिस्टिक्स में जो पहली अप्रोच है जिसमें आपको पूरी पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है? 2000. पॉपुलेशन बताया था ना मैंने आपको. पॉपुलेशन या यूनिवर्स किसको बोलते हैं? जिस चीज से रिलेटिंग आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो. तो यहाँ पे अगर वो पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करेगा तो उसको सेंसस बोलेंगे और सिर्फ 200 का करेगा तो उसको सैंपल मेथड बोलेंगे. ठीक हो गया बच्चों? अब देखो, पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स और पॉपुलेशन सिंपली रेफर टू एग्रीगेट ऑफ द आइटम्स टू बी स्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन. जिनकी भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है उन्हीं को हम यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोलते हैं. क्या बात है सर, बहुत बढ़िया. अब आता है हमारे पास सेंसस मेथड क्या होता है. व्हाट इज सेंसस मेथड? तो सेंसस हर चीज जो कवर करे, एक एक आइटम को जो कवर करे, वो सेंसस मेथड है. द मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन, उसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं? सेंसस मेथड. सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज द मोस्ट सुटेबल एग्जांपल. जब हमारे देश में जनगणना होती है, जनगणना मतलब पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, तो सब कवर होता है ना. ऐसा तो नहीं है किसी को छोड़ दो, किसी को छोड़ दो, सैंपल कर लो, नहीं, सबको काउंट किया जाता है एक एक को. तो उसको हम सेंसस मेथड का बेस्ट एग्जाम्पल बोलते हैं. इसके क्या क्या सूटेबिलिटी है, कहाँ कहाँ पे चलेगा बच्चों ये सेंसस मेथड? नंबर 1, जहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल हो, जहाँ पे आपको छोटा एरिया कवर करना हो. अगर आपको एक बड़ा एरिया कवर करना है तो सेंसस में बहुत समय लग जाएगा. जैसे हमें पॉपुलेशन काउंट करने में बहुत समय लग जाता है. आपको पता है हमारा पॉपुलेशन का काउंट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होता है, हर 10 साल के बाद, क्योंकि बहुत छोटे समय में तो हम कर ही नहीं सकते, बहुत समय लगता है. तो ये कहाँ चलता है? जहाँ पे आपका एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन स्मॉल है. दूसरा, वाइडली डाइवर्स आइटम्स है. वाइडली डाइवर्स आइटम्स का मतलब कि कोई भी एक आइटम किसी दूसरे आइटम को रिप्रेजेंट ही नहीं करती, सब अलग अलग हैं, तो वहाँ पे बेसिकली ये चलता है. तीसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन. हमें पूरी डिटेल्ड एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर वे में चीज़ें, एक आइटम दूसरी आइटम को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएगी. इंटेंसिव, डिटेल्ड, हमें वहाँ पे इंक्वायरी चाहिए, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए, वहाँ चलेगी. जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी चाहिए, डेटा आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट, 100% रिलायबल चाहिए, वहाँ पे चलेगी, है ना. क्या क्या मेरिट्स होंगे? यही सब मेरिट्स में भी हम लिख पाएंगे. क्या? रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है क्योंकि आपने सब कुछ कवर करा है, 100% कवरेज करी है तो ट्रस्टवर्दी होगा, एक्यूरेट होगा. उसके साथ साथ लेस बायस्ड. लेस बायस्ड का मतलब बच्चों उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता. ये नहीं कि अपनी इच्छा के सैंपल ले लिए और कलेक्शन कर लिया, नहीं.
सबको कवर कर रहे हैं, तो बायसनेस का मतलब ही नहीं है, भेदभाव का मतलब ही नहीं है। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्सटेंसिव का मतलब होता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, पूरी 100% इंफॉर्मेशन मिलती है। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आप हर तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी कर लेते हो, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हो, सिर्फ इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन भी हम इसके अंदर कवर कर लेते हैं, है ना। कई बार कॉम्प्लेक्स नेचर की स्टडी होती है, लेकिन वो भी इससे आसानी से करी जा सकती है। उसके बाद इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, सेंसस मेथड को इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में भी यूज किया जा सकता है। कैसे? सो सॉरी, क्योंकि आपने एक बार 100% डेटा कवरेज तो कर लिया ना, एक बार तो 100% डेटा कलेक्शन कर लिया, अब आप उसको अलग अलग जगह पे भी यूज कर सकते हो। जैसे पॉपुलेशन को एक बार आपने कंसीडर कर लिया, अब उसी डेटा से आप अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन, ये सब भी कवर कर सकते हो, राइट। इसके डीमेरिट्स क्या होंगे बच्चों? नंबर 1, कॉस्टली होगा, खर्चा बहुत आएगा यार, बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत मनी लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा, तो ये कॉस्टली है इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट। इसके अंदर बच्चों बहुत सारे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, एक अकेला इंसान तो जनसंख्या नहीं काउंट कर पाएगा, बहुत सारे लोग लगते हैं, मैन पावर लगती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है ये काउंटिंग करने के लिए। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, लार्ज इन्वेस्टिगेशंस के लिए बच्चों ये चीज सूटेबल नहीं है। जब हम सेंसस की बात करते हैं तो स्मॉल में चलता है, जहां पे छोटा एरिया अंडर कवरेज हो। अगर एक लार्ज एरिया अंडर कवरेज है तो वहां पे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सैंपल मेथड क्या होता है सर? व्हाट इज सैंपल मेथड? जो इसका अपोजिट है। इसका अपोजिट क्या है? सेंसस में तो एक एक चीज कवर करी, हर आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करा। सैंपल में एक एक चीज कवर नहीं होती बच्चों, एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट कवर्ड। सैंपल में हम क्या करते हैं? सैंपलिंग करते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल 100 बच्चे हैं तो 10-10 के पहले ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, फिर उन 10-10 में से 2-2 बच्चे सेलेक्ट कर लिए। तो देखो जब हम इस तरीके से करेंगे तो हर 10 में से 2, तो 2-2-2-2 करते 20 के सैंपल से पूरे 100 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सैम्पलिंग आपके घर में मम्मी करती है। मम्मी कैसे करती है? जब वो चावल बॉईल कर रही होती है तो जब चावल उबल जाते हैं ना तो मम्मी हिला के कोई 2-4 दाने निकाल के देख लेती हैं कि क्या ये ठीक से बॉईल हो गए। उन 2-4 दाने से वो समझ जाती हैं कि सारे चावल बॉईल हो गए या नहीं हो गए। सैम्पलिंग है। क्या वो 2-4 पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सैम्पलिंग हो गई। इसको हम बोलते हैं बच्चों सैंपल मेथड। सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन को नहीं कंसिडर करेंगे, उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसको हम सब पे रिप्रेजेंटेशन मान लेंगे, ठीक है। सुटेबिलिटी ये कहाँ चलता है? जब साइज ऑफ पॉपुलेशन वेरी लार्ज है। अब चावल उबाल रही है मम्मी, एक एक दाने को चेक करे क्या कि भैया उबले या नहीं उबले, बॉयल हुए या नहीं हुए। तो जब बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है वहाँ पे सैम्पलिंग चलती है, जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इंटेंसिव एग्जामिनेशन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं चाहिए। उसके साथ साथ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आइटम्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जब काफ़ी सिमिलर आइटम्स हैं तो भी ये चल जाता है, ठीक है। इसके मेरिट्स क्या होंगे बच्चों? जो उसके डीमेरिट्स थे, देखो वो कॉस्टली था, ये इकोनॉमिकल है, ये सस्ता है ना। इसके अंदर बहुत सारा मैन पावर नहीं चाहिए, बहुत कम मैन पावर में कम टाइम, कम एफर्ट, कम मनी के साथ हो जाएगा। दूसरा टाइम सेविंग होती है, उसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग था वो, ये टाइम सेविंग है। तो आप एक तैयार कर लोगे, दूसरा आप खुद लिख पाओगे, ये टाइम सेविंग है बच्चों। तीसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। आइटम्स इसके अंदर लिमिटेड कवर्स होती हैं तो एरर ढूंढने आसान है। उसमें इतनी सारी आइटम है, एरर कहाँ कहाँ पकड़ेंगे? इसमें लिमिटेड एरिया आपने कवर करा है, जैसे सपोज 2-2 का ग्रुप बनाया है, तो अगर कहीं गलती भी हो रही है फटाक से पकड़ा जाएगा, क्योंकि आइटम्स ही 20 हैं। 100 आइटम्स होती है, अगर सबका कवरेज करता तो एरर ढूंढना मुश्किल था, है ना। उसके बाद लार्ज इन्वेस्टिगेशंस अगर होती हैं तो उसमें ये अच्छे से चलता है, बढ़िया काम करता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी इसके अंदर होता है, यानी कि जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना हो तो उस केस में भी ये हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, ईजी है, क्योंकि लिमिटेड आइटम्स होती हैं बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कोई भी 3-3 याद करने हैं आपको। 3 नंबर से ऊपर का थियरी का क्वेश्चन आना नहीं है, 6 नंबर का तो नहीं आएगा, तो 3-3 बहुत है, इनफ है, ठीक है जी। इसके डीमेरिट्स क्या है बच्चों? कई बार रॉन्ग कंक्लूजन्स निकलते हैं। सर रॉन्ग कंक्लूजन्स क्यों निकलते हैं? क्योंकि कई बार आपका जो सैंपल है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, गलत सैंपल ले लिया। फॉर एग्जांपल एवरेज हाइट लेनी थी,
100 बच्चों की 10-10 का ग्रुप बनाया, हर ग्रुप में से 2-2 बच्चे लिए, सारे के सारे छोटे छोटे ले लिए, तो अल्टीमेटली पूरे 100 बच्चों की एवरेज हाइट कम आ जाएगी। तो रॉन्ग कंक्लूजन हो गया या नहीं हो गया? तो कई बार गलत सैंपलिंग की वजह से कंक्लूजन गलत निकल आते हैं। दूसरा, डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब कौन सा सैंपल पूरी यूनिवर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर देगा, ये ढूंढना बहुत मुश्किल है। कई बार रिप्रेजेंटेशन सही निकलता है, कई बार रिप्रेजेंटेशन गलत निकलता है ना। उसके बाद पार्शियल, ये सिर्फ एक पार्शियल इन्वेस्टिगेशन है, ये 100% इन्वेस्टिगेशन नहीं है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं है मेरे बच्चा। सही हो गया जी। इसके बाद ये आ गया बच्चों एक और टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए, कितने मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग होते हैं। आ जाओ, ये सावधान इंडिया सवाल है, इसको सावधान इंडिया सवाल लिख लेना। दिस इज सावधान इंडिया सवाल। कितने मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग होते हैं? बड़ा आसान है बच्चों, RPSSQC। क्या याद रखना है? RPSSQC, 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 RPSSQC। चलो, सबसे पहला रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम में क्या होता है बच्चों? हम सैम्पलिंग करते हैं रैंडमली। रैंडमली मतलब 100 बच्चे हैं, 100 में से 10-10 का ग्रुप बना लिया, आंख बंद कर दी। अब मैंने बोला पहली 10 में से 5वां नंबर उठा लो, दूसरी में से 8वां नंबर, तीसरी में से फर्स्ट, चौथी में से सेकंड, 5वीं में से 7th, ऐसे रैंडमली मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? जहाँ पे हर आइटम का इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। वहाँ पे कोई मैंने टेबल नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं रैंडम सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो रैंडमली तो किसी का नंबर भी आ सकता है, इसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग करना, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव में क्या होता है? अच्छा, रैंडम में हम लॉटरी का एग्जांपल ले सकते हैं क्या? जो पर्ची निकालते हैं लॉटरी में, अब पर्ची किसी की भी निकल सकती है, तो रैंडम है। पर्पसिव होता है बच्चों जब हम पर्पस के हिसाब से सैम्पलिंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, 100 लोग हैं और मुझे चाहिए टॉल 11 बच्चे जो टॉल हो, ठीक है, जो अच्छा बढ़िया बॉडी रखते हो, बिल्ट रखते हो। तो मैं अपने पर्पस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करूंगा। मैं बोलूंगा भाई 20 बच्चे आ जाओ जिनकी हाइट 5-10 से ऊपर है, 5-10 से नीचे वाले बाहर हो जाओ। अब 5-10 से ऊपर वालों में से मैं कोई टॉप 11 लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या अपने पर्पस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। तो रैंडम तो होता है रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट करो, पर्पसिव होता है जब आप अपने पर्पस के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से सैम्पलिंग करते हो। तीसरा होता है बच्चों स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड देखो इसके नाम में ही है, स्ट्रेटा का मतलब होता है बच्चों ग्रुप। स्ट्रेटा का क्या मतलब होता है? ग्रुप। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये और कोटा एक ही है। कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बहुत सिमिलर है। इसमें यह बोला गया है कि हम ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स कैसे बनाएंगे कि भैया 100 लोग हैं, 100 में 25-25 के 4 ग्रुप बना लो, 25-25-25-25, ठीक है। अब इस 25-25-25-25 में से 3-3 का सैंपल ले लो। तो मैं ग्रुपिंग करके फिर सैंपलिंग कर रहा हूं। पहले ग्रुप्स बनाए फिर सैंपलिंग करी, ये नहीं कि 100 में से कोई भी 12 ले लिए, 100 में से कोई भी 12 ले लिए तो रैंडम हो जाएगा। पहले स्ट्रेटा बनाए, स्ट्रेटा का मतलब ग्रुप्स बनाए, फिर ग्रुप्स के हिसाब से सैंपलिंग कर दी, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। देन वी हैव सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक में हम क्या करते हैं बच्चों? सिस्टमैटिक में हम एक ऑर्डर में, जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोग थे, 100 में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की 10 रोज बना दी, 10 की 10 रोज बना दी, और एवरी nth आइटम को हमने शुरू करना है। nth का मतलब इसमें से, जैसे मैंने 5th लिया तो इसमें से 15th, इसमें से 25th, इसमें से 35th, इसमें से 45th, इसमें से 55th, ऐसे 6 ले लिया तो अगले 6 वाले सारे 6, 16, 26, 36, 46, 2 ले लिया तो सारे 2 वाले 2, 12, 22, 32, 92 तक जाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एक सिस्टम में, एक अरेंजमेंट में काम करना, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। कोटा में भी बच्चों ग्रुपिंग करते हैं, बस पहले वाले में ग्रुपिंग किसी भी तरीके से कर ली थी, नंबर के हिसाब से कर ली थी। कोटा में जो ग्रुपिंग होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से होती है कि टोटल पॉपुलेशन, रूरल अलग कर दिए, अर्बन अलग कर दिए, फिर रूरल में लिटरेट इलिटरेट, अर्बन में लिटरेट इलिटरेट अलग अलग कर दिए। तो देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ग्रुपिंग कर रहा हूँ। तो जब भी ग्रुपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से होगी उसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। बनने इसमें भी ग्रुप्स ही हैं, ठीक है।
और कन्वीनियंस होता है भाई जैसे इन्वेस्टिगेटर को कन्वीनियंट लगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर को जिसमें सबसे ज्यादा कन्वीनियंस हो वैसे कर ले भाई, तेरे को ये बढ़िया लगता है, 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 जो बढ़िया लगता है मिक्स भी कर सकता है, जैसे कन्वीनियंस है वैसे कर, उसको बोलते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग। ठीक हो गया। देखो रैंडम सैम्पलिंग में क्या है बच्चों, ईच एंड एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। लॉटरी बोल सकते हैं, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर इसका एग्जांपल हो सकता है, सही है। पर्पसिव में क्या होता है, जब आप अपने पर्पस के हिसाब से, पर्पसिव इज दैट मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैंपल विच आर इन हिज ओपिनियन द बेस्ट, पर्पसिव हो गया। स्ट्रेटिफाइड में क्या करना है, व्हेन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब ग्रुप्स, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, उसको हम स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों। सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है जब यूनिट्स को न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली, अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है और एवरी nth आइटम हम लोग कंसिडर करते हैं। कोटा में क्या होता है, पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर सैम्पलिंग करते हैं। कन्वीनियंट, जो आपको सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगे। अरे सर कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, समझे। तो दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर स्टैट्स। बच्चे हमने कवर कर लिए 3 चैप्टर। आने वाले 2-3 क्लास में मैं आपका सारा थ्योरी पोर्शन खत्म करा दूंगा, फिर मीन मीडियन मोड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में वही आ रहा है, मीन मीडियन मोड करेंगे और स्टैटिस्टिक्स को समाप्ति की ओर लेके चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।